नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार की तेजी का म्यूचुअल फंड में निवेश में भी फायदा उठाने के लिए आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और जरूरी है इस बात की समझ की कि म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी और कौन से स्कीम में पैसा लगाएं। खासकर फंड चुनते वक्त कौन सी बारीकियों का रखें ध्यान, जिससे आपके निवेश से मिले अच्छा रिटर्न और साथ ही बढ़ते बाजार के साथ बढ़े आपका निवेश। इसी पर चर्चा करते हैं हमारे साथ हमारे दो खास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनका परिचय करा दें। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे, फिन वाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं। ऋषिकेश और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। जानने की कोशिश करेंगे, बाजार तो शिखर पर है ही, ऐसे बाजार में क्या रहे मुनाफे की स्ट्रैटेजी, कौन सी कैटेगरीज अभी बाजार में आप इस अच्छी चल सकती हैं या फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या रखें फिलहाल अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। हमने एक शानदार आज लेवल्स देखे बाजार की तरफ से। हाल फिलहाल का समय बाजार के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे ज़रा समझाइए प्रतिभा, मोटा मोटी अगर समझने की कोशिश करें, ऐसे बाजार में आमतौर पर कैटेगरीज को लेकर या इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्टर्स का अप्रोच क्या रहना चाहिए, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सही और सेफ रहती है ऐसे बाजार में? एक्चुअली आमतौर पे जब इतना रन अप होता है तो इन्वेस्टर्स भूल जाते हैं कि इसमें थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है और लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो चलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे समय पे कम वॉलेटाइल, मतलब रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स है, तो दोनों को देखें। कम वॉलेटाइल फंड्स को लेने से आपका जर्नी अच्छा रहेगा। इसलिए इस समय में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है अपना पैसा या अपने इन्वेस्टर का, तो प्रेफर करेंगे हम लोग कि आप हाइब्रिड फंड जैसे कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करें। इसमें क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि वॉलेटिलिटी को थोड़ा बहुत मैनेज किया जाता है, क्योंकि डेट भी है, इक्विटी भी है। और अगर आप मल्टी एसेट काइंड ऑफ फंड्स लेंगे तो डेट, इक्विटी और गोल्ड या सिल्वर ये भी रहता है। तो इसलिए आपको बेटर देन डेट रिटर्न मिलेगा, स्लाइटली लेस देन इक्विटी विथ मच लेसर वॉलेटिलिटी। तो ये बहुत अच्छे फंड्स है। और दूसरा, अगर आप कैटेगरी की बात करें तो डेट, प्योर डेट जो फंड्स है आज की तारीख में बहुत ही अच्छा स्पेस में है। तो आपके कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स हो या फिर टैक्टिकल एलोकेशन भी हो, तो डेट फंड्स में या फिर लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में आप पार्क कर सकते हैं। अगले 15 से 18 महीने के लिए डेट इज इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस। एंड सबका डेट एलोकेशन पूरी तरह से आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए। दूसरा, इक्विटी के अंदर अगर आप देखें, इक्विटी तो इन्वेस्ट करना ही है हमको, हमारा लॉन्ग टर्म है, तो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें? तो आपको करना है कि लार्ज कैप फंड्स जो है आज की तारीख में डिस्पाइट द रन अप थोड़ा बेटर लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो इक्विटी लार्ज कैप में एकदम बेस स्ट्रांग होने के लिए ना, लार्ज कैप का मात्रा जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। मतलब सब गिन चुन के, अगर आप फ्लेक्सी कैप में करो, कुछ भी करो, तो आपका लार्ज कैप कंपोनेंट अच्छा होना चाहिए, उसमें कर सकते हैं। और जब आप बताते हैं कि सिर्फ लार्ज कैप क्यों करें, हम लोग कुछ मतलब फ्लेक्सी कैप करें, तो फ्लेक्सी कैप इज अ वेरी गुड कैटेगरी टू बी इन। यहाँ पे हमें नहीं चुनना है कि कौन सा मार्केट कैप में जाना है, कब उसको रिडीम करना है, कब उसको वापस डालना है, उसमें एग्जिट क्लॉज वगैरह लगता है। फ्लेक्सी कैप में वो फंड मैनेजर थ्योरी में कर सकते हैं, लेकिन ये सच बात है कि फ्लेक्सी कैप में ज्यादा तक आज की तारीख में लार्ज कैप में ही है। 65-70% तक लार्ज कैप में ही होता है फ्लेक्सी कैप में। सो इन टुडेज डेट फ्लेक्सी कैप इज इन अ गुड प्लेस। ऑल्सो यू कैन कंसिडर फंड ऑफ फंड्स, जहां पे ये सब टाइमिंग अपने हाथ से निकल जाता है और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जो है वो आपका पूरा डिसीजन निकाल के कौन सा फंड में अभी एंटर होना चाहिए, कौन सा फंड से निकलना चाहिए, ये पूरा डिसीजन आपके हाथ से निकल जाता है। सो एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम आप इन्वेस्टेड रहे म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए थोड़ा कम रिस्क और ज्यादा रिवॉर्ड दे सकते हैं। ओके, ऑल राइट। तो म्यूचुअल फंड में फायदे की कैटेगरी प्रतिभा ने बताई, उनके पसंदीदा कुछ कैटेगरीज है, हाइब्रिड हो गए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है। अब डेट का तो समय भी आने वाला है, हम मोस्ट लाइकली हम रेट कट्स देखेंगे आने वाले टाइम में, तो 12 से 18 महीने के लिए आकर्षक ऑप्शंस आपको डेट में देखने को मिल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ मिड टू लॉन्ग टर्म। फ्लेक्सी कैप और फंड ऑफ फंड्स की भी चर्चा की, थोड़ी डिटेल में बात भी करेंगे, पर एक ओवरऑल एक थोड़ा कैटेगराइजेशन समझना ज़रूरी है। ऋषिकेश, आपसे जानते हैं, जब हम कैटेगरी और मार्केट कैप की बात करते हैं, कौन से फंड कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि जानना, कॉम्पोजिशन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से फंड में बेसिकली जो 3 मेन कंपोनेंट्स है, जो इंडिसेस है, लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का जो स्पेस है, कहां पर किसका कितना स्पेस रहता है?
नमस्ते स्वाति जी, प्रतिजा जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो स्वाति जी, ये 2017-18 में रिकैटेगराइजेशन हुआ था म्यूचुअल फंड्स का। पहले कैसे होता था उससे पहले कि काफ़ी सारे एएमसीज़ लार्ज कैप में कहो तो काफ़ी सारे फंड्स आते थे, लार्ज कैप में ही, मिड कैप में काफ़ी सारे फंड्स आते थे और हर एक की परिभाषा जो है लार्ज कैप की, मिड कैप की अलग-अलग थी। तो सेबी ने इंटरवीन किया और बोला कि लार्ज कैप का डेफिनेशन क्या है कि पहले 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप है, उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप है और उसके बाद की कंपनी स्मॉल कैप है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि कॉम्पोजिशन कैसे होता है। लार्ज कैप फंड जो होता है वहां पे कंपल्सरीली 80% लार्ज कैप में निवेश करना जरूरी होता है, जो होते हैं टॉप 100 स्टॉक्स। मिड कैप में 65% का कंपल्सरी मिड कैप में निवेश करना होता है। स्मॉल कैप में करीबन 65% स्मॉल कैप में कंपल्सरीली निवेश करना होता है। मल्टी कैप में स्मॉल मिड एंड लार्ज में 25% में निवेश करना होता है। फ्लेक्सी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें कोई रुकाव नहीं होता है। लार्ज एंड मिड में जो है 35% लार्ज और 35% मिड में होता है, कंपल्सरीली निवेश करना होता है। फिर आता है आपका सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स, जहां पे आपको 80% जो है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर, एक स्पेसिफिक थीम में डालना होता है। वैल्यू और कॉन्ट्रा जो होते हैं उसमें 65% कंपल्सरीली इक्विटी में ही निवेश करना होता है। डिविडेंड यील्ड में भी 65% कंपल्सरीली निवेश करना होता है। और फोकस में जो है यहाँ पे सिर्फ 30 स्टॉक्स में आप निवेश कर सकते हो और 65% जो है वो इक्विटी में होना होता है। और लास्टली ईएलएसएस जो है वहां पे 80% जो है 80% जो है अक्रॉस ऑल कैटेगरीज में निवेश करना होता है। तो ये 12 कैटेगरीज ऑफ फंड है। मल्टी कैप एक नई कैटेगरी आई थी, 17-18 के बाद आई थी, पर ये सारी कैटेगरीज है और ये उनका कॉम्पोजिशन है। और आपने सही कहा कि ये कॉम्पोजिशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब निवेश करते हो तो आपका लार्ज कैप एक्सपोजर कितना है, मिड कैप एक्सपोजर कितना है, स्मॉल कैप एक्सपोजर कितना है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है जब आप एलोकेशन करते हो। तो बिल्कुल ये जो कैटेगरी और मार्केट कैप समझना ज़रूरी है। हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी ज़्यादा इसमें जो इन्फ्लो आया। प्रतिभा, लार्ज कैप में इस बार जो नंबर्स आए एम्फी की तरफ से, वहाँ पर निवेश लौटता हुआ दिखा। आपने अपनी जो पसंदीदा कैटेगरीज बताई, इन अ फ्लरिशिंग मार्केट लार्ज कैप को बोला है, क्योंकि ये एक स्पेस है जो कि कुछ टाइम से उतना ज़्यादा इन्फ्लो गैदर नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसने पेस पकड़ी है। गोइंग फॉरवर्ड, अब इस बाजार में हम आगे जब बढ़ते हुए देख रहे हैं, लार्ज कैप को कैसे एक व्यू करे एक इन्वेस्टर, और उससे जुड़े हुए कुछ फंड्स अगर आप बता पाए हमारे इन्वेस्टर्स को जो पोर्टफोलियो में ऐड किए जा सकते हैं। लार्ज कैप जो कैटेगरी है वो बहुत स्टेबिलिटी लाता है। मैं नहीं ये बता रही हूँ कि लार्ज कैप मतलब सिर्फ लार्ज कैप को चुने जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ऋषिकेश ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि कैसे होता है लार्ज कैप फंड्स। मैं बता रहा हूँ लार्ज कैप का जो कॉम्पोजिशन है, जैसे फ्लेक्सी कैप उन्होंने बताया 70% लार्ज कैप होता है, लार्ज एंड मिड में भी लार्ज कैप का कॉम्पोनेंट होता है। ये स्टेबिलिटी लाता है और आज की तारीख में स्पेशली आफ्टर लास्ट 1.5 years ऑफ बहुत अच्छा रन हुआ है मिड और स्मॉल कैप में, लार्ज कैप थोड़ा अट्रैक्टिव रहा है। लेकिन आज आप मान लो अगर आज की तारीख में भी नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि कितना आपका मतलब अंडर परफॉर्मेंस रहा है विज़-अ-वी मिड और स्मॉल कैप, आपको पता है लॉन्ग टर्म में सब मर्ज होना है, तो लार्ज कैप का मात्रा बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आई थिंक लार्ज कैप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इसके बिना अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे जो वो जो फाउंडेशन होता है ना वो नहीं रहता है। तो इट्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। अगर आप सिर्फ जो हम ज्यादा तक देखते हैं जब क्वेरीज आता है तो कस्टमर्स थीमेटिक सेक्टोरियल स्मॉल कैप में भर भर के रखा है और लार्ज कैप इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट, तो वो एज अ पैक ऑफ कार्ड्स गिर सकता है। जहां तक फंड्स की बात है, अगर आप अगर आप पूरा रिसर्च नहीं करना चाहते हो, आप पैसिव फंड करना चाहते हो, एक्सिस का निफ्टी 100 इंडेक्स फंड कर सकते हो पैसिव कैटेगरी में, और एक्टिव में कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड कर सकते हो। पर जैसे मैंने बताया, आपको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं कि आप लार्ज कैप का प्योर लार्ज कैप फंड करो, आप फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो। और टोटल आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 10 फंड है, तो उस 10 फंड के टोटल कितना लार्ज कैप है वो चेक करना जरूरी है। और उसे आप कितना भी अग्रेसिव क्यों ना हो, 55-60% तो होना चाहिए लार्ज कैप एट ऑल टाइम्स, इवन मोर टुडे। ओके, राइट, एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप डेफिनेटली लंबी रेस का निवेश है। आपके लिए एक एक्टिव और एक पैसिव फंड का एक कॉम्बिनेशन प्रतिभा की तरफ से सामने आया है। इंडेक्स फंड है एक्सिस का,
और एक और फंड जिस पर उन्होंने चर्चा की, जिसमें आप एक अच्छा खासा एक लार्ज कैप का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और ये कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड है जो उन्होंने मेंशन किया है। ऋषिकेश, ये बताइए कि क्योंकि कैटेगरी और म्यूचुअल फंड्स की हम बात तो कर रहे हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहता है समझना कि कौन सा इन्वेस्टर जो है, बेसिकली जो हम सूटेबिलिटी फैक्टर कहते हैं कि किसके लिए मेजर पोर्शन लार्ज कैप का सही है, या कौन स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर रख सकता है, विद मोर एग्रेसिव एंड वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं, या फिर उनका जो एक रिस्क एपेटाइट है, इसको समझ के एक होराइजन के हिसाब से कैसे डिवाइड करें अपने इन्वेस्टमेंट को? तो स्वाति जी, जो निवेशक होते हैं उनको मैं 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करूंगा। पहली कैटेगरी होती है जिनकी अवधि जो होती है 8 साल से ऊपर होती है और उनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छी होती है, मीडियम टू हाई रिस्क एपेटाइट होती है। तो उनके लिए लार्ज कैप फंड अच्छे रहेंगे, फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे रहेंगे, मिड कैप फंड अच्छे रहेंगे और मल्टी कैप फंड अच्छे रहेंगे। जिनकी निवेश की अवधि करीबन 3 से 8 साल के बीच में है, तो और जिनकी रिस्क एपेटाइट मीडियम है, तो उनके लिए मैं लार्ज, फ्लेक्सी और मिड कैप में निवेश करने की सलाह दूंगा। और जो कंजर्वेटिव है और जिनकी अवधि भी कम है, जो 3 साल से कम है, उनके लिए मैं अधिकतर लार्ज कैप, डिविडेंड यील्ड जो एक प्रॉक्सी है अच्छा खासा लार्ज कैप के लिए, फ्लेक्सी के बारे में बात करूंगा, मल्टी में निवेश कर सकते हैं और कॉन्ट्रा में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये 4-5 कैटेगरीज में आप निवेश कर सकते हो। तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जानने की, आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है और आपका निवेश करने की अवधि क्या है। अगर निवेश करने का अवधि आप एक बार निर्धारित कर लो, तो उस हिसाब से आप निवेश कर सकते हो इन कैटेगरीज में। ओके, तो मिड टू हाई रिस्क, मीडियम रिस्क एपेटाइट जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, या इसको इस रिस्क इस इन्वेस्टमेंट होराइजन से भी समझ सकते हैं, जैसा ऋषिकेश ने बताया 3 साल से कम तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक्विटी में बेसिकली कैसे कैटेगरीज में करने की ज़रूरत है। तो ये आप अपने लिए कॉम्पोजिशन समझ लीजिए और उसके मुताबिक अपने लिए एक बढ़िया सा आप एक बाज़ार में, इस बाज़ार में पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपने शुरुआत में जैसा प्रतिभा कहा था रिगार्डिंग हाइब्रिड कैटेगरी, अब हाइब्रिड जो कैटेगरी है इसमें एक्विटी और डेट दोनों का समावेश है। इसमें फंड्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें तो मल्टी एसेट हो गया, जैसे उसमें तो गोल्ड और रीट्स मतलब जो रियल एस्टेट है वो भी आता है। तो यूजुअली जब बाजार में उतार चढ़ाव देखते, जैसे आपने कहा कि लोग नहीं समझते हैं कि एक रैली के बाद एक करेक्शन भी आएगा मार्केट में, हाइब्रिड फंड को अभी ऐसे माहौल में कैसे एक व्यू करना चाहिए एक इन्वेस्टर को, और पसंदीदा फंड्स आपके कौन से रहेंगे? हाइब्रिड कैटेगरी अगेन इज जब मार्केट से ऐसा रन अप होता है तो व्हाट डज इट डू, पहले तो वो डेट, और जैसे आपने प्योर हाइब्रिड फंड लिया जहां पे गोल्ड का मात्रा नहीं है, जैसे आपने बैलेंस एडवांटेज जैसे कैटेगरी में इन्वेस्ट किया, तो एज पर रेगुलेशन वो 65% इक्विटी और बाकी डेट होना चाहिए, बट आर्बिट्राज भी रहता है इसमें। इसलिए जब मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रहता है तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस करने का क्राइटेरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। कोई मोमेंटम बेस्ड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, कोई पी बाई ई बेस्ड है, और 2-3 और फैक्टर्स ऐड कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों फैक्टर्स, मतलब जो मोमेंटम बेस्ड है उसको भी रखना चाहिए, जो मोमेंटम बेस्ड नहीं है वो जो वैल्यूएशन बेस्ड है उनको भी रखना चाहिए वो बैलेंस एडवांटेज फंड में। और वो ऑटोमेटिकली जैसे मार्केट्स ऑल टाइम हाई हिट किया और वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रांग है, अब लग रहा है कि अभी टूटने वाला है, तो इट विल मूव ऑटोमेटिकली फ्रॉम इक्विटी टू डेट, और 65 से कम भी हो सकता है क्योंकि आर्बिट्राज पोजीशन है। अगर हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करें तो हमें रोज रोज देखना पड़ेगा, टाइमिंग करना पड़ेगा, और सेकेंडली इसमें एग्जिट क्लॉज लगेगा, इसमें टैक्सेशन लगेगा, कंपाउंडिंग का मैकेनिज्म को हम तोड़ रहे हैं। इससे बेटर है हाइब्रिड कैटेगरी, इट्स अ वंडरफुल कैटेगरी टू हैव स्पेशली आल्सो फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। तो जैसे मैंने बताया बैलेंस एडवांटेज में ही 2 फंड ले लो आप, एडलवाइज बैफ जो है वो मोमेंटम बेस्ड है, और ऐसे प्रूडेंशियल बैफ भी ले लो दोनों। इसके अलावा अगर आप नहीं दोनों मतलब दो बैफ क्यों चाहिए, एक ही बैफ चाहिए, तो आप एडवाइस ले सकते हो और उसके साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट ले सकते हो। तो इसमें थोड़ा गोल्ड का भी तड़का लगेगा, और 3 कैटेगरी आपको मिल जाएंगे। और इसका जो आउटकम देखा गया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 5 या 6 इयर्स भी काफी बेहतर है आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से, जैसे एफडी और इंश्योरेंस और डेट
प्रोडक्ट से काफी बेहतर है और जर्नी भी बहुत अच्छा रहा है, आपको बने रहने में मदद होगी ये हाइब्रिड कैटेगरी। ओके, तो हाइब्रिड कैटेगरीज में बैलेंस एडवांटेज और एक मल्टी एसेट फंड का चुनाव प्रतिभा की तरफ से हुआ है। ऋषिकेश से भी हम जानेंगे वो कौन से फंड्स रेकमेंड करते हैं इस बाजार में अलग अलग कैटेगरीज के। उनसे चर्चा रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। चर्चा करें इस बाजार में कौन सी कैटेगरीज हैं, मुनाफे की कैटेगरीज फंड्स पर भी करें खास चर्चा। ऋषिकेश पालवे आनंद राठी से हमारे साथ है, फिनवाइज से प्रतिभा गिरीश हैं, उनसे करें खास चर्चा। ऋषिकेश, आपसे जानेंगे अब एक पोर्टफोलियो में अलग अलग कैटेगरीज और उनके फंड्स कौन से शामिल किए जाने चाहिए। जी स्वाति जी, तो एक पोर्टफोलियो में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कैटेगरीज का चुनाव करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कैटेगरीज है जो अल्फा जनरेशन का पोटेंशियल रखती है। क्योंकि आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि आप एक अल्फा जनरेट करो, नहीं तो आप एक ईटीएफ में निवेश करोगे तो भी आपको मार्केट जैसा रिटर्न बनेगा। तो मैं कहूँगा लार्ज कैप में जो है मैं क्वांट लार्ज कैप का चुनाव करूंगा, मिड कैप में मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी का चुनाव करूंगा, स्मॉल कैप में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप का चुनाव करूंगा, मल्टी कैप में मैं कैनरा रोबेको मल्टी कैप का चुनाव करूंगा और फ्लेक्सी कैप में जो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का चुनाव करूंगा। फिर आती है आपकी लार्ज एंड मिड की कैटेगरी, उसमें डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज का चुनाव करूंगा। सेक्टोरल जो है यहाँ पे मैं एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का चुनाव करूंगा, क्योंकि ये भले ही सेक्टोरियल कहा जाता है लेकिन ये कोई एक थीम बेस्ड है, ये सेक्टोरियल नहीं है, एक सेक्टर क्यों निर्धारित नहीं, ये भले ही सेक्टोरियल है लेकिन 8 से 11 सेक्टर्स में ये निवेश करता है। कॉन्ट्रा में मैं एसबीआई कॉन्ट्रा का चुनाव करूंगा और फोकस में मैं आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी का चुनाव करूंगा। तो ये कुछ 10 फंड्स है, 9 फंड्स है जिसका मैं चुनाव करूंगा, जिसमें आप निवेश कर सकते हो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज और उनके फंड्स जो जिससे जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। ये कुछ फंड्स हैं जिसमें एक वैरायटी भरपूर है जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन भी दे सकती है और बाजार के अलग अलग माहौल के हिसाब से आपको एक स्थिरता भी प्रदान कर सकती है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड, फिर थोड़ा सा सेक्टोरल कॉन्ट्रा और फोकस का जो तड़का लगा है ये है ऋषिकेश पालवे की पसंद आपके पोर्टफोलियो के लिए। मैं कैटेगरीज पर जब आ रही हूँ उसमें यहाँ पर प्रतिभा उसमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपने जो चुनाव किया यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज का, उसमें आप नेक्स्ट जो आप डेट फंड की जहाँ पर बात कर रही थी, ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 to 18 months नाउ डेट में पोर्टफोलियो कैसे इस वक्त बनाया जाए, सबसे ज़्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। देखिए ये डेट फंड जो है साइक्लिकल है, राइट। मतलब ये जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, जब इंटरेस्ट रेट सिस्टम में नीचे होता है तो आपको कैपिटल गेन्स मिलता है अपने डेट फंड में। तो ये प्रिडिक्ट करना और ये करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो नॉर्मली लोग इस नॉर्मल शॉर्ट टर्म फंड्स में ही डालते हैं। तो जब ऐसा साइकिल है जहां आपको पता है अभी यूएस ने रेट कट कर दिया और इंडिया में भी हाल ही में होने ही वाला है ओवर द नेक्स्ट 12-15 मंथ्स, तो ये फिल इट शट इट फॉरगेट इट वाले फंड्स नहीं है। अगर आप ये टैक्टिकली या ड्यूरेशन जो कॉल लेना चाहते हो तो आप लॉन्ग टर्म गिल्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड्स होते हैं वो वाले फंड्स को चुन सकते हो, तो आपको डबल डिजिट तक रिटर्न्स मिल सकता है। मतलब डिपेंड्स ऑन कितना रेट कट होता है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में, जिसने लास्ट 1 ईयर में किया है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में क्रेडिट रिस्क तो बिल्कुल है नहीं, गवर्नमेंट पैसा वापस ही देने वाला है। ये एकदम सेफ फंड्स में ऑलरेडी 10-11% तो रिटर्न्स काफी लोग बना चुके हैं और दिस इज अ गुड टाइम। तो ये अगर कैटेगरी देखें हम गिल्ट फंड्स की, तो बंधन जो है, बंधन जीसैक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत अच्छा एक फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ड्यूरेशन लिया है, मतलब नेक्स्ट 12-15 मंथ्स में आप देखते रहो, जब ये साइकिल खत्म हो जाएगा तब उससे एग्जिट करना भी आपको करना पड़ेगा। उसमें डाल के भूल नहीं सकते हो कि 2-3 साल के लिए साइकिल टर्न हो गया फिर भी आप बने रहो। और दूसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया गिल्ट फंड, ये हुआ लॉन्ग टर्म फंड, मतलब जब रेट गिरेगा तो इसमें काफी आपको फायदा हो सकता है। और
जहां पे शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में लोग सोचते हैं अभी शॉर्ट टर्म में तो टैक्सेशन भी चेंज हो गया, अभी शॉर्ट टर्म में क्या डेट फंड का करना। बहुत फायदा है डेट फंड करने का। एक तो डेफर्ड टैक्सेशन होता है, और दूसरा आज की तारीख में जैसा पॉइज्ड है, अगर शॉर्ट टर्म फंड्स में भी आप करोगे तो एकदम सेफली आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो। डेफिनेटली एफडी से कहीं ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हो ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स। इस कैटेगरी में मैं दो सब कैटेगरीज की बात करूंगी। एक तो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, जो एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये दोनों भी अच्छे फंड्स हैं। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें ऐसा मतलब टाइमिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, इज दैट राइट प्रतिभा? इन फंड्स में आप जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है वो पोर्टफोलियो बनाने की राय दे रही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, ऋषिकेश, यही बात चल रही है कि एक इक्विटी टू डेट का जो अभी एक पोर्शन रहना चाहिए एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, वो अगले 12 से 15 महीने के लिए वो आप एलोकेशन कैसे सजेस्ट करेंगे? अगले 12 से 15 महीने के लिए अगर इतना छोटा होराइजन, एक छोटा अवधि के लिए निवेश करना है, तो मैं कहूँगा कि अधिकतर निवेश जो है वो आप डेट में कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो आप कम रखना चाहोगे। इसके वजह से आप अधिकतर डेट में निवेश कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि अगर 1 साल के नीचे है, 12 महीने से नीचे है, तो 100% आप डेट में निवेश कीजिए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से आपकी लिक्विडिटी हैम्पर ना हो जाए। लेकिन वही अगर आपका निवेश का अवधि 2 से 5 के सालों के बीच में है, तो आप 80-20 का रेशियो मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ 80% जो है, 80% जो है वो इक्विटी में जा सकता है, और 20% जो है वो डेट में जा सकते हैं। और अगर लंबे अवधि के लिए करना है, और अगर आपका टारगेट जो है 12 से 13% का टारगेट है, तो आप 100% इक्विटी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 100% डेट में जाते हो, तो आपका रिटर्न्स करीबन 6 से 7% का होगा, और 80 और 20 का रेशियो रखोगे तो आपका रिटर्न्स करीबन 10 से 11% के बीच में हो सकता है। ऑल राइट, वेरी क्विकली प्रतिभा, फंड ऑफ फंड्स का भी आपने जिक्र किया, जिस कैटेगरी में निवेश करने की आपकी सलाह है, इसकी क्या खासियत है इस बाजार में और आपके पसंदीदा फंड्स? जैसे आपको पता है थीमेटिक और सेक्टोरियल तो फ्लेवर ऑफ द सीजन था अभी, और सब लोग वही फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी चल चुका है। तो हमें कैसे पता कि कब हमको डिफेंस में जाना चाहिए, और कब हमको पीएसयू में जाना चाहिए, कब हमको आईटी में जाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहिए? जब हमें नहीं पता, तो फंड ऑफ फंड्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, और वो लोग चेंज करेंगे। आज की तारीख में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, आईटी है तो आईटी में रहेगा। वो चेंज करेंगे, और अपने को कोई एग्जिट नहीं लगेगा, और हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर हम इंटरनेशनल भी करना चाहेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज जापान में करना चाहिए कि यूएस में, और कौन से कंट्री में कितना मात्रा होना चाहिए? तो ये दोनों सिनारियो मेरे मन में आता है कि फंड ऑफ फंड्स मेक्स वेरी गुड सेंस। वो चेंज करेंगे, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड मैनेजर्स आप वो स्टडी करके बताएंगे कि कौन सा मार्केट आज की तारीख में अच्छा कर रहा है। और ये कैटेगरी में दो फंड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, जो मैंने बोला था कि थीम चेंज करने के लिए, और जो कंट्री के लिए है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड ऑफ फंड्स। ओके, तो तेजी का दम, मुनाफे के फंड, आने वाले कुछ समय के लिए कौन सी कैटेगरीज और फंड्स रहने सकती है आपके लिए फायदेमंद, कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज पर की खास चर्चा हमने। हमारे साथ जुड़े ऋषिकेश पालवे और प्रतिभा गिरीश, धन्यवाद दोनों का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।